Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, वरना किस्मत की रोटी तो फकीरों को भी नसीब होती है। और काबिलियत की ओर बढ़ने वाला पहला कदम होता है ज्ञान। और जिस दिन हम अपने व्यवसाय को समझने लगते हैं, उस दिन उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत भी हमारे अंदर विकसित होने लगती है। और आपके व्यवसाय की बारीकियों से आपकी वाकफियत करवाने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना इज हियर विद द शो दैट इज हैविंग द एक्सीलेंस ऑफ बिजनेस लॉज, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। दिसंबर 1979 को कानून की मदद से सामाजिक न्याय को तीव्रता देने के लिए बिहार में एक सीनियर एडवोकेट पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके परिणाम स्वरूप इंडियन जुडिशरी सिस्टम में एक ऐसी क्रांति आई जिसे आज हम सभी लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं, PIL। अक्सर ये नाम हम सभी लोग सुनते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या से शायद हम आज तक अनजान हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम नन अदर देन द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्लीज आइए। सुनील जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम सुनकर लगता है कि बड़ा भारी भरकम शब्द है या कोई बहुत बड़ी ऐसी ये व्यवस्था है जिसे समझना मुश्किल है। तो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि एक्चुअली PIL होती क्या है? जनहित याचिका, जैसा नाम से पता लगता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि एक आम इंसान जुडिशरी से जुड़ जाता है। जब एक आम इंसान को या कोई ऐसी परेशानी होती है जो एक पूरे समाज को परेशानी हो, बेशक उस व्यक्ति को उससे कोई नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन सोसाइटी पे असर पड़ रहा हो, सोसाइटी का कोई नुकसान हो रहा हो, तो उस केस में वो व्यक्ति खुद या कोई भी समाज सेवी संस्था, कोई भी NGO पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकती है कोर्ट के पास और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये गलत हो रहा है समाज में, इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, इसको बंद किया जाए या ठीक किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो PIL है, क्या वाकई हमारे समाज में इसकी ज़रूरत थी या फिर सिर्फ चंद लोगों ने अपने एक मुनाफे के लिए इसको शुरू कर दिया? नहीं, इसको हमारे देश में ज़रूरत थी। यदि आप हमारा देखें तो पूरा देश का एक संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि डिफाइन किए हुए हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, कौन क्या करेगा, कैसे देश चलेगा। तो उसी में एक आर्टिकल 32 है जिसमें कि ये राइट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उसके फंडामेंटल राइट में कोई उसको नहीं मिलते, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 में। और एक आर्टिकल 226 है जिसमें कि उसके फंडामेंटल राइट को कुछ होता है और या उसके लीगल राइट को कोई नुकसान होता है, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, रिट फाइल कर सकता है। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। लेकिन उसके बाद 80s में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जस्टिस कृष्णा अय्यर का। उन्होंने इसका जो स्कोप था बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने ऐसे स्कोप बढ़ा दिया कि मान लीजिए पहले जो रिट में जाता था उसको खुद को तकलीफ होती थी, अब उन्होंने कर दिया कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी बात है जिसका समाज को नुकसान हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी NGO रिट फाइल कर सकता है इसी आर्टिकल में। और कई बार कोर्ट स्वयं ऑटो भी इसको कर सकती हैं। कई बार कोर्ट ये भी कर सकती हैं कि खुद संज्ञान लें कि ये काम गलत हो रहा है और उसको उसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकती हैं। तो वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था उससे बहुत बड़ा स्कोप बढ़ गया और उसके बाद से हमारे देश में PIL दाखिल होनी शुरू हो गई और जिन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए जिससे कि हमारे सिस्टम में बहुत सारा सुधार आया, तब्दीली आई। और एक आम इंसान के पास एक रेमेडी मिल गई कि मुझे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, उसमें यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि समाज
या देश को कोई नुकसान है तो वो सीधा कोर्ट के पास जा सकता है। अगर कोई पीआईएल दायर करता है, क्या उन्हें वाकई वकील की जरूरत है या खुद भी अपनी वकालत की जा सकती है? नहीं, देखिए जो हमारे एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वो खुद फाइल कर सकता है और खुद ही उसकी वहाँ पे खुद ही बहस भी कर सकता है। ओके। उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में लोगों ने खुद फाइल की, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद फाइल की, जी जी जबकि जी, वो एडवोकेट नहीं है और उन्होंने खुद ही बहस की और आगे चलाया उसको। तो पीआईएल में आप खुद भी कर सकते हैं, एडवोकेट का सहारा भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जी, और एडवोकेट का सहारा लेकर किस तरह से इस पीआईएल को दायर किया जा सकता है या कैसे इसका और समाधान समाज के लिए निकाला जा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, तो उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। जी जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं। खास इसलिए क्योंकि आप टैब फॉक्स की मेक इन इंडिया रेड के विजेता हैं। आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्लीज वेलकम श्री जसमीत सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जसमीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप टैब फॉक्स में आपने मेक इन इंडिया रेड में पार्टिसिपेट किया, इनाम जीता और आप हमारे मेहमान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना जब करियर शुरू किया, आई गॉट टू नो कि आप जब लॉ पढ़ ही रहे थे तो सेकेंड ईयर में द फर्स्ट केस दैट यू गॉट वाज ऑफ पीआईएल। हाँ जी। दैट वाज द रीजन दैट टिल टुडे यू आर एसोसिएटेड विद द सेम फील्ड। नहीं, कह सकते हैं ये एक संयोग है कि आज मैं पीआईएल पे बोलने आया हूँ और मेरा पहला केस भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही था। एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी लॉ की नॉलेज के लिए, नॉलेज अटेन जो मैंने करी है उससे समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने उस समय जयपुर हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर करी थी और उसमें मुद्दा ये था कि जो राजस्थान की फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी यूज होता है और वो पानी किसकी लागत पे यूज होता है, वहाँ के किसानों की, वहाँ की आम जनता की लागत पे वो फैक्ट्रीज कमर्शियल यूज करती हैं पानी का। ओके। तो मैंने उसे रेगुलेट करने के लिए पीआईएल फाइल करी थी जयपुर हाई कोर्ट। एंड दैट्स एक्चुअली वेरी ब्रिलियंट बिकॉज राजस्थान में वैसे भी पानी की उपलब्धता कम रहती है और उसके लिए कोई काम करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज के समय में जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखते हैं, आपको भी 8 साल हो गए हैं आप प्रैक्टिस करते हुए, अब आप इसका स्वरूप कुछ बदलता हुआ देखते हैं या कुछ सुधरा हुआ देखते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, इसमें इस लॉ में जो पीआईएल का लॉ है उसमें ओवर द पीरियड इवॉल्व तो बहुत ज़्यादा हुआ है, स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाल फिलहाल बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में फैसले किए हैं और वो फैसले एक बहुत बड़े जन समुदाय को अफेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली में ब्लैक फिल्मिंग होती थी कारों पे, वो हटाने का जो फैसला आया वो एक पीआईएल में आया, एक बहुत बड़े जन समुदाय को अफेक्ट किया और एक तरह से एक सच्ची और अच्छी क्रांति आई है समाज के अंदर, लोग जुड़ रहे हैं। हमने समाज में लोगों से बात की थी, वो क्या समझते हैं पीआईएल के बारे में, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे जरूर प्लीज। जब समाज को ये लगता है कि जो समाज में हो रहा है वो उनके हित में ही नहीं है, तो पीआईएल एक वरदान के तौर पर हमारे सामने प्रकट होता है। हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ में कोई भी नई चीज़ सेटअप होती है, कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप होती है, किसी भी बेतुके कारण से उसको पीआईएल डाल के उस काम को रोक दिया जाता है। अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी बिजनेसमैन का या किसी भी इंडिविजुअल का, तो उस पीआईएल का कोई ऐसा उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज़ हो रहा है और मेरी सरकार से ये अपील है कि कुछ ना कुछ उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ लॉ हो। तो ज़्यादातर लोगों का अगर हम देखें यही मानना है कि पीआईएल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी बहुत सारी पीआईएल आई हैं जो कि बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल हैं, देश के लिए बहुत हार्मफुल हैं, और कुछ पीआईएल ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। आप हमेशा देखिए, जब भी कोई कानून बनेगा, जब भी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होंगे, क्योंकि उसको ये सिर्फ कोर्ट को करना है, इसीलिए इसमें ये बहुत बड़ा प्रोविजन है कि कोर्ट स्वयं मोटो भी कर सकता है। और कई बार कोर्ट ऐसा करता है जब उसके पास एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन को जब वो देखता है कि जिसने एप्लीकेशन फाइल की है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा,
या नहीं करने की सोच रहा, तो कोर्ट वहां से उसको टेकअप करती है कि हम इसे स्वयं कर रहे हैं। ओके। तो वो अपने आप करेगा कोर्ट, फिर अब उसमें किसी की जरूरत ही नहीं है जी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था। हाँ। लेकिन ये देखना, जैसा मैं पहले बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। और जैसे कि कई केसेस में कोर्ट कमीशन और ये चीजें अपॉइंट करता है, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा प्रोसीजर जरूर होना चाहिए जिससे चेक बना रहे। चेक बना रहे। यहाँ पर अभी एक मोहतरमा कह रही थी कि अगर कोई फ्रॉड PIL हम जैसे कह सकते हैं कि दायर करते हैं और उसकी वजह से जो अगला व्यक्ति जिसके अगेंस्ट PIL दायर की गई है उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए कोई लॉ होना चाहिए। आप एज एन एडवोकेट इसे कैसे देखते हैं? क्या ऐसा कोई लॉ है या फिर आने की संभावना है या होना चाहिए? आने की संभावना तो है, क्योंकि जैसा सुनील जी ने कहा, कई बार इस PIL के लॉ को या इस PIL का लॉ जो इवॉल्व हुआ है उसका मिसयूज बहुत होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर हुआ है, तो टेंडर कंपनी A को दे दिया गया, तो कंपनी B अपना मुखौटा किसी को बना के एक PIL फाइल करवा देगी कि A को टेंडर दिया, वो गलत दिया। तो इस तरह की मोटिवेटेड PIL की वजह से जो एक नीट एंड क्लीन प्रोसेस है उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है जहां पे हमारे जो माननीय जजेस हैं वो कोर्ट में बैठ के फैसला करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड रियलिटी उन्हें भी नहीं पता होता, कि बाहर क्या हो रहा है, और पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि एक एक PIL को डिसाइड करने में 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। तो अगर उस समय अगर कोई ऐसा स्टे ऑर्डर दे दिया गया है जो बाद में जाके पता चलता है कि वो नहीं देना चाहिए था, तो उन 4 सालों में जो पार्टीज अफेक्ट हुई हैं उनको एक ऐसा डैमेज होगा जो शायद कभी क्योर ना हो। बहुत लंबा डैमेज हो जाता है। आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी, यहाँ पर एक व्यक्ति अभी कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, उनका मोटिव सही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो PIL से अफेक्ट ही नहीं होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई बार PIL ऐसी होती है जिससे कि देश का बड़ा नुकसान होता है, हमारे संसाधनों का बड़ा नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है कि इंडस्ट्री आएंगी, कोई PIL सबमिट कर देता है कि जी यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो मान लीजिए उस समय स्टे हो गया, गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा लगा चुकी है, कई हजार करोड़ रुपया, स्टे तुरंत हो जाता है। स्टे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए उस केस में स्टे हो गया, तो गवर्नमेंट का जो लग चुका था हजारों करोड़ रुपया वो खत्म। बिल्कुल। आगे 3 साल 2 साल 1 साल 4 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं PIL गलत थी और ये नहीं होना चाहिए, तो लेकिन हमारे देश के संसाधनों का, रिसोर्सेज की आम व्यक्ति के संसाधनों का तो वेस्टेज हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि यदि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको PIL से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि PIL एक ऐसे कार्य के लिए होती है जो समाज के लिए होती है, तो उसको भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन तभी वो अच्छा बिजनेस कर पा रहा है जबकि समाज ने उसे लाइसेंस दिया है। इनडायरेक्ट लाइसेंस मतलब कि आम आदमी उसे वो बिजनेस करने दे रहा है, तभी वो बिजनेस कर पा रहा है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट्स को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि PIL फाइल होने से पहले भी कुछ स्क्रूटनी होनी चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि यदि इसकी मैलाफाइड इंटेंशन है तो वो एक्सेप्ट ही ना हो। इसके लिए हमें लगता है कोई एक ऐसा प्रोसीजर बनाना जरूरी है जिससे कि पहले से ही पता चल जाए। ऐसा कई बार कोर्ट करती भी है। ऐसा किसी PIL में अगर कोर्ट को लगता है कि किसी ऑर्डर को पास करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, तो उन केसेस में कोर्ट कई बार कमीशन अपॉइंट करती है, कोर्ट कई बार अमाइकस क्यूरे अपॉइंट करती है कि आप इंडिपेंडेंटली जांच करिए कि जो मुद्दे इस PIL में उठाए गए हैं क्या वाकई वो मुद्दे हैं भी ग्राउंड रूट पे या बनाए जा रहे हैं या मैलाफाइड इंटेंशन से प्रोड्यूस। तो जब वो इंडिपेंडेंट उनकी स्क्रूटनी होती है, जब वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट दायर होती है कोर्ट के पास, तो फिर कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करके जुरिसडिक्शन वो ऑर्डर पास करती है। जी, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैं आप लोगों से भी जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि हम लोग जब इस तरह के किसी अधिकार को अपने संविधान से पाते हैं तो उसके इस्तेमाल पे हमें खास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि एक तलवार से हम किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे टैब फॉक्स के मेक इन इंडिया रेड के विजेता हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर आ रहे एक सवाल का जवाब दीजिए, टैब फॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हो सकता है आप हमारे मेहमान बन जाए। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो।
मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप वॉक्स और आज हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। सुनने में जैसा कि हमने पहले बात की बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन अब जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो लग रहा है हमारे समाज के अच्छे के लिए ही है। लेकिन PIL जब दायर की जाती है तो क्या इसका एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर है जिसे फॉलो करना जरूरी है? अगर स्टेप वाइज में जानना चाहूँ तो जहाँ तक दूसरी पिटिशंस हैं उनके लिए तो फॉर्मेट होते हैं, बट PIL का कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक चिट्ठी को PIL मान लिया। कोरे कागज पे जस्ट कोरे कागज पे किसी देश के कोने से किसी आदमी ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और कहा हमारे समाज में हमारे तबके के लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं। उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली, उसे PIL मान लिया और उस पे ऑर्डर दे दिया। तो ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी इसका हुआ। मतलब ये है कि ना सिर्फ हमारी जनता सजग है बल्कि हमारे कोर्ट्स भी इस चीज के लिए सजग हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी देश के किसी कोने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मात्र एक चिट्ठी लिखकर भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा देश है। राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमने लोगों से बात की थी कि वो क्या समझते हैं PIL के बारे में। अमूमन लोगों का मानना ये है कि शायद इसका कुछ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में एक और बात हमारे सामने निकल के आई जो मैं चाहूंगी कि आप लोगों के सामने रखी जाए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। प्लीज। आज के टाइम में लोग बाग PIL को पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिकली उसका यूज़ हो रहा है और सबसे जो वो डेंजरस है वो बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रहा है। बिजनेस राइवल्स NGO का सहारा लेके अपने राइवल को उसकी ब्रांड वैल्यू को हार्म करने के लिए भी PIL का यूज़ कर रहे हैं। तो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है PIL? बिल्कुल। देखिए, PIL का बेसिक ये है कि जो PIL करता है, जो PIL फाइल करता है, उसका वो उससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए और वो मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए किसी बिजनेस अपोनेंट से, वो नहीं, क्योंकि वो PIL एक्सेप्ट नहीं होती। यदि उस PIL में कोई भी ऐसा लगता है कि जो फाइल करने वाला व्यक्ति या समुदाय या NGO है लेकिन उसका मोटिव कुछ और है या वो फंडेड है किसी और बिजनेस हाउस से या कहीं और से, इसकी जांच होती है बकायदा? ये कोर्ट मालूम कर लेता है जो आदमी फाइल करता है उसकी बैकग्राउंड से और विषय से, वो दोनों को कोरिलेट करके या उसके पास कोई और सबूत होता है, क्योंकि जब भी PIL फाइल होती है तो उसमें दूसरे पक्ष को भी नोटिस होता है, वो भी आगे बताता है कि जी ऐसा नहीं है वैसा है। तो उस समय वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है या कुछ ऐसा प्रूव करता है कि साहब ये मेलाफाइड है, इसके पीछे इसका प्रॉफिट मोटिव है, पहली बात, या मेरे बिजनेस को रोकना मोटिव है, दूसरी बात, या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, कंपटीशन में कोई और टिक ना पाए, ये इसका मोटिव है। यदि ऐसी कोई बात कोर्ट के संज्ञान में आती है तो फिर उस PIL को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे नहीं किया जाता। आपसे जानना चाहूंगी मैं जसमीत जी कि जब कोई व्यक्ति PIL दायर कर देता है, एक व्यवसायी के अगेंस्ट, हम मान लीजिए उन्होंने PIL दायर कर दी है, कितना समय लगता है इस PIL का फैसला आने में? कोई ऐसा हमारे पास लिमिटेड पीरियड है या पता नहीं कितने सालों तक ये PIL का फैसला चलता जाएगा? ऐसा कोई पीरियड प्रिस्क्राइब तो नहीं है लॉ में, प्रिस्क्राइब नहीं है, परंतु मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए उस पे कई बार एकदम इमीडिएट स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब कोर्ट इमीडिएट स्टेप्स लेती है। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको साल या 2 साल में अगर उनका निर्णय आए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन पे इमीडिएट फैसले की जगह उन्हें ओवर द पीरियड एज पर लॉ उन्हें तब डिसाइड किया जाता है। सुनील जी जैसा कह रहे थे, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा। हिंदुस्तान में जितने कानून हैं उन सबकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, परंतु कई बार मिसयूज हो जाता है। उसी तरीके से PIL की इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक जन समुदाय, एक बड़ा जन समुदाय जो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, तो कोर्ट ऐसे केसेस में बिना कोर्ट फीस के फैसले दे, परंतु मिसयूज हो जाती है। जी, बट दैट्स वेरी नाइस दैट यू टोल्ड अस कि एक बिना किसी फीस के ये काम पूरा किया जाता है, इस PIL पे फैसले लिए जाते हैं। जसमीत जी, आपने अपने इतने लंबे स्पैन में जिसमें आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हैव यू एवर फाउंड सम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने शायद गलत PIL दायर की थी, आई मस्ट से द फ्रॉड PIL उन्होंने दायर की थी और उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई है? होता है,
होता है। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इल मोटिवेटेड पीआईएल थी, तो कई बार कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, स्ट्रिक्चर पास करता है, पेनल्टी लगाता है, दंडित करता है पिटिशनर को। ओके, तो अगर आप गलत तरीके से किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगा सोसाइटी में किसी भी तरीके से। आप सुनील जी, हमारे जितने व्यवसायी हैं उनको आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि भाई ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस पीआईएल से शायद थोड़ा सा बच सको, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उन्हें बताना चाहेंगे? मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, जितना भी हमारा एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि जो बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके पास लॉ की जानकारी देने वाले बहुत लोग होते हैं। तो आपको जो भी कुछ करना है उसके प्रॉपर लाइसेंसेस जरूर लेने हैं आपने। मान लीजिए आप लैंड ले रहे हैं तो वो लैंड जरूर इंडस्ट्रियल होनी चाहिए, या अगर मान लीजिए आप कोई आईटी की बना रहे हैं तो उसका लैंड यूज जो है वो उसी पर्पस के लिए होना चाहिए जिसके लिए आप ले रहे हैं। ऐसा ना हो, हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक एग्रीकल्चर लैंड पे कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा दें जो कि पोल्यूशन फैला रहा हो, तो फिर कोई ना कोई पीआईएल करके आपका रुकवा ही देगा वो। आप जब भी कोई व्यवसाय शुरू करें तो आप ये जरूर देखें कि जिस लैंड पे या जिस लैंड बिल्डिंग पे आप कर रहे हैं वो कायदे से बनी होनी चाहिए और कानूनन बनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें बिल्डिंग ही गैर कानूनी बनी हुई है, उसमें आपको 1 फ्लोर अलाउ था, आपने 6 फ्लोर बना लिए। उसके बाद मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो आप जरूर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे लाइसेंस लें। जी बिल्कुल, ये मानक संस्थाएं बनी इसलिए हैं ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी को वो प्रमाणित कर सके। क्योंकि हमारे देश में हर तरह की इंडस्ट्री के लिए क्लस्टर्स बने हुए हैं। कि जो ग्रीन इंडस्ट्री है उनके अलग बने हुए हैं, जो पोल्यूशन करती है इंडस्ट्री उसके लिए अलग जगह बनी हुई है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कि इंटीग्रेटेड होता है कि इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, वहां पर ये इंडस्ट्री अलाउ नहीं होती, जिससे कि जो हमारे रेजिडेंट हैं वहां रह रहे हैं उनको नुकसान ना हो। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी जो एक सरकार ने नई निकाली है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जिसमें कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, और उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट भी जीरो होना चाहिए। तो जहां पर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट है तो कोई पीआईएल दायर कर ही नहीं सकता। और उसकी अब रेटिंग भी शुरू हो गई है। आप वो करके अगर रेटिंग ले लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि जी मैं तो ये पूरा ध्यान रख रहा हूं कि मेरे से तो एनवायरनमेंट को नुकसान है ही नहीं, देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। यदि आप कोई भी उद्योग धंधा या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए उससे ना किसी आपके एम्प्लॉय को नुकसान हो, ना ही समाज को किसी भी तरह का नुकसान हो। अगर ये बात का आप ध्यान रखेंगे तो फिर पीआईएल के परव्यू से ही आप बाहर चले जाते हैं। बहुत खूबसूरत। जसमीत जी, आपने जो आपका पोर्टफोलियो रहा है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। आपने बाहर विदेशों में भी काफ़ी काम किया है, यहाँ भारत में भी आपने प्रैक्टिस की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जब आप बाहर जाते हैं विदेश में और यहाँ भारत में पीआईएल की जो इम्प्लीकेशन है उसका कितना बड़ा डिफरेंस आप पाते हैं दोनों जगह में? देखिए, अगर हम ऑन पेपर बात करें तो सेम है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को होगी या जो पावर सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड किंगडम को होगी, उतनी या उससे कई ज्यादा पावर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को है। ओके। बट फर्क ये पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन। आज अगर कोई ऑर्डर आया पीआईएल पे तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा समय लगता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हाँ, उस नजरिए से देखें तो पीआईएल के इफेक्ट में हिंदुस्तान अभी मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनल दर्जे पे थोड़ा पीछे है। जी, लेकिन समय आएगा, हम लोग भी आगे निकलेंगे और कहीं ना कहीं हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझने लगेगा। वो समय भी दूर नहीं है। आप लोगों से हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे टैप फॉक्सी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जब आप उसमें मेक इन इंडिया रेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और कोई इनाम जीतते हैं तो आप हमारे यहाँ मेहमान भी बन सकते हैं। जैसे कि आज हमारे एक मेहमान है जसमीत जी, उनसे हमारी वार्ता जारी रहेगी। अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ, मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। पहला सवाल हमारे पास आया है भटिंडा से, गुरप्रीत सिंह है। आप एक MSME व्यवसायी हैं और मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करें बिना अपनी कॉस्टिंग बढ़ाए। आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो देश में बनाएं, इंपोर्ट ना करें। अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि देश में नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को बेशक इंपोर्ट करें, लेकिन प्रोडक्ट को देश में बनाएं। अब कॉस्टिंग उनकी नहीं बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो वो बिजनेस कर रहे हैं, यदि कोई इंपोर्ट कर रहे हैं जी और यहाँ बनाएंगे तो कॉस्टिंग कम होगी उनकी। हिमाचल प्रदेश से नंदन जी हैं। आप हैंडीकैप्ड हैं और आप एक शॉप चलाते हैं, किराने की दुकान, और इनकी जो इनकम है सालाना 2,40,000 के लगभग होती है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें इनकम टैक्स में कोई रिबेट मिल सकती है? इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। ये देखना पड़ेगा कि जो इनकी डिसेबिलिटी है वो कितनी है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें कि इनको रिबेट मिलती है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं आशीष गौड़ दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरे फादर का 30 दिसंबर को रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के बाद वो अपना एक बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंड कहाँ से जुटाएं? देखिए, आपके फादर रिटायर हो रहे हैं तो एक तो उनको रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा मिलेगा, वो कुछ पैसा लगाएं बिजनेस में और वो मार्जिन मनी के रूप में, और बाकी कोई भी नेशनलाइज बैंक से वो लोन ले सकते हैं अपना पूरा बिजनेस प्लान बता के कि मेरा क्या बिजनेस प्लान है, तो उसके हिसाब से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हेलो BBI, मेरा नाम SK शर्मा है। मेरी बेटी को रिसेंटली हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली है। क्या कोई ऐसी सरकार की वेबसाइट है जिससे मुझे पता चल सके कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है और कब तक मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? थैंक यू। देखिए, इसके लिए 2 वेबसाइट हैं। एक वेबसाइट है जिसे हम बोलते हैं vidyalakshmi.co.in। उस वेबसाइट पे दोनों काम हो सकते हैं। आपको लोन की भी पूरी सुविधा पता लग जाएगी और स्कॉलरशिप की भी पता लग जाएगी। और जसमीत जी, अब वक्त तो हो गया है धीरे धीरे शिल्पा भावना स्पेशल सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप टैप फॉक्स में मेक इन इंडिया रेड के विनर बनकर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा टैप फॉक्स के साथ जुड़ना? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं वाकई बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। और ये जो आपका इनिशिएटिव है, जो आप एक गुड इंटेंशन से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आगे और ऊंचाइयां हासिल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता की मदद करने की कोशिश करेगा। जी, अच्छा, हमें ये बताइए, आपने जो टैप फॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, उसका खास मकसद क्या था? BBI के सेट पे आना या इनाम पाना? दोनों। चलिए, हम आपकी ईमानदारी की दाद देते हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपके बिजनेस मंत्र का। मैं ये कहना चाहूँगा आज कि अपनी असफलताओं के लिए बहाने मत बनाइए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाइए। और अब हम लोग आ गए हैं उसी सेगमेंट में, शिल्पा भावना स्पेशल। रैपिड फायर है, आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, बहुत जल्दी आपको जवाब देने। तैयार? जरूर। एक और इनाम आपका इंतजार कर रहा है। क्या PIL वकीलों की जेब भरने का एक नया जरिया है? कुछ वकीलों की। एक व्यवसायी को PIL के मद्देनजर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए, हाँ या ना? ध्यान में रखना चाहिए, हाँ। आज NGOs PIL का गलत फायदा उठा रही हैं, सही या गलत? कुछ NGOs। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक के इंटरेस्ट से कोसों दूर है, सही या गलत? गलत कहूँगा मैं इसे, क्योंकि कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जन समुदाय के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिसीजन आता है। अभी रिसेंटली भी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का जो समस्या चल रही है, उसको लेके एक PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें कभी भी ऑर्डर आ सकता है। वेरी नाइस। और ये आपके लिए आखिरी सवाल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वरदान है या अभिशाप, अकॉर्डिंग टू यू? वरदान। आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, वरदान है। चलिए, वरदान मानते हैं तो हम आपको गिफ्ट का अमृत दे देंगे बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगी कि शिकायतें करने से समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप आवाज ना उठाएं, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि जब भी आप आवाज उठाएं, आपकी आवाज सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब हो। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big
Business Ideas.